हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस। पिछले पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स का सिलेबस करा था, जिसके 2 पार्ट डाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस। तो एक्चुअली केमिस्ट्री जो है अपना जो पीसीएम मतलब जो अपना मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट में से होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। बाकी तीनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्टेड होता है। और पिछली बार जब हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी पिछले सेशन में, तो मतलब जैसे सुनने में आया था कि बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। तो ऐसे कुछ ज़्यादा खास एक्सेप्शन मेरे को देखने को नहीं मिले थे सिलेबस में, कि केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो मुझे इतने एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिले थे सिलेबस में पिछली बार। तो आइए फिर देखते हैं आज इस बार का सिलेबस जो बोर्ड ने रिलीज़ करा है। ये तो 11th क्लास का है, 12th का देखते हैं। हाँ, तो ये रहा 12th का सिलेबस। सॉल्यूशन 7 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स, डीएनएफ ब्लॉक 7, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7, हेलो एल्किन हेलो अरीन 6, अल्कोहल फिनोल 6, एल्डिहाइड कीटोन 8, अमीन 6, बायोमोलिक्यूल 7 आउट ऑफ। तो ये टोटल 70 मार्क्स का है अपना थ्योरी। और सेम वेटेज है मार्किंग का, जैसा पिछले साल था वैसा इस साल भी है। चैप्टर वाइज सेम मार्किंग का वेटेज है। इस बार जो है पीरियड्स इनने थोड़े कम कर दिए हैं। पिछली बार शायद में, हाँ पिछली बार ज़्यादा पीरियड्स थे, इस बार इन्हें पीरियड्स कम कर दिए, नंबर ऑफ़ पीरियड्स। तो इस बार थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। अब आइए चैप्टर वाइज करते हैं। चैप्टर 1 तो हटाया हुआ है। चैप्टर 2 सॉल्यूशंस जो है अपना एनसीईआरटी का, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, solubility of gases in liquids, solid solutions, Raoult's law, colligative properties, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure, determination of molecular mass using colligative properties, abnormal molecular mass, Van't Hoff factor। सेम चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है इसका सेम सिलेबस है जो पिछली साल सेशन में था, वो सेम इस सेशन में भी है सिलेबस। तो कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, ना कुछ ऐड हुआ है। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड चैप्टर है। और थर्ड चैप्टर में है रिडॉक्स रिएक्शंस, ईएमएफ ऑफ द सेल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन to chemical cells, relation between Gibbs energy change and EMF of a cell, conductance in electrolytic solutions, specific and molar conductivity, variations of conductivity with concentration, Colrat's law, electrolysis and law of electrolysis, elementary idea, dry cell electrolytic cells and galvanic cell, लीड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स एंड कोरोजन। ये भी चैप्टर जो है, ये थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी सेम है। इसमें भी ना कुछ ऐड हुआ है ना कुछ डिलीट हुआ है, सेम टॉपिक्स हैं जो पिछली साल थे। चैप्टर 4 पे देखते हैं, केमिकल कैनेटिक्स, रेट ऑफ अ रिएक्शन, एवरेज इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ग्राफ होते हैं इनके, इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, concentration, temperature, catalyst, order and molecularity of a reaction, rate law and specific rate constant, integrated rate equation and half life, only for zero and first order reaction, ठीक है, only for zero and first order reactions, concept of collision theory, elementary idea, no mathematical treatment, activation energy, Arrhenius equation। सेम, ना कुछ ऐड हुआ है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, सेम जो है पिछली साल भी था इस साल भी सेम है। अब अपना जो 8th यूनिट है एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, डीएनएफ ब्लॉक, इसमें भी देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, electronic configuration, occurrence and characteristics of transition metals, general trends in properties of the first row transition metal, metallic character, ionization enthalpy, oxidation states, ionic radii, color, catalytic property, magnetic properties, interstitial compound, alloy formation,
preparation of properties of K2CR2O7 KMNO4. Lanthanides, electronic configuration, oxidation states, chemical reactivity, एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो क्वेश्चन है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का। ये रेंडमली देखने को मिल जाता है अपने को रिपीटेड क्वेश्चंस में। एक्टिनॉइड्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपैरिजन विद लैंथेनाइड्स। ओके, सेम है ये जो चैप्टर है 8, इसका भी DNF ब्लॉक ये पिछले साल था, इसमें भी ना कुछ ऐड हुआ है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंट्रोडक्शन, लीगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप्स, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग, Berners theory, BVT and CFT, structure and stereoisomerism, the importance of coordination compound in qualitative analysis, destruction of metals and biological system। सेम है सिलेबस, ये चैप्टर भी सेम है, ना कुछ एडिशन है ना कोई सब्ट्रैक्शन है, सेम है ये सिलेबस। और हेलो एल्किन हेलो एरीन्स में देखते हैं 10th चैप्टर, नोमेनक्लेचर हेलो एल्केन्स में, nature of CX bond, physical and chemical properties, optical rotation, mechanism of substitution reaction। okay, haloarenes, nature of CX bond substitution reactions, derivative influence of halogen in monosubstituted compounds only, uses and environmental effect of dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, iodoforms and ferrones, DDT। ये भी सेम चैप्टर है, हेलो एल्किन हेलो एरीन, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इससे पहले अगर आपने 11th में अगर सही से नहीं पढ़ी है और वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको पहले जनरल ऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री ख़त्म करनी है, उसके बाद हेलो एल्किन हेलो एरीन पे आना है। तो एकदम समझ में सिंपली समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मोस्टली लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक जो है वो बहुत हार्ड होती है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से तैयार करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक भले ही आपने 11th में अच्छे से पढ़ी हो, लेकिन आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको पहले एक बार पढ़नी पड़ेगी, क्विक रिवीजन भी लेना पड़ेगा उसका 12th में स्टार्ट करने के पहले ऑर्गेनिक। मेरा जो था कोविड वाला बैच था 10th का, तो उसमें कुछ रिजल्ट्स जो आए थे थोड़ा लेट आए, तो उसी हिसाब से मेरी जो क्लासेस थी 11th की लेट हाफ ऑफ द सेशन में स्टार्ट हुई थी। जब मैंने एडमिशन लिया था स्कूल में 11th में, तब हाफ ईयरली चल रहे थे वहाँ पे, तो मेरी जो थी इस हिसाब से जो मेरी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो बहुत बेकार थी। तो फिर 12th में आके जब मैंने इधर आके 12th में जब पढ़ाई करी, तो वहाँ पे मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले से ही पढ़ी। टीचर ने स्कूल में पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने अलग से सब्सक्रिप्शन भी लेके रखा था एक प्लेटफॉर्म का, तो उससे भी पढ़ा। मेरे को प्लेटफॉर्म से जो सब्सक्रिप्शन लेके रखा था मैंने, उससे ऑर्गेनिक मेरे को कुछ ज़्यादा ही समझ में आई। स्कूल में क्या था कि शुरुआत में तो सब समझ में आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक का सब आया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टाइम था। जैसे ही ये जो हमारा हाफ ईयरली ख़त्म हुआ, तो हाफ ईयरली के बाद एकदम से हड़बड़ी सी मच जाती है, क्योंकि हाफ ईयरली से मतलब 5-10 चैप्टर थे अपने पिछली साल केमिस्ट्री में, इस साल भी शायद 10 ही हैं। तो पिछली साल जो था 5-5 का डिवीज़न हो गया था, 5 हाफ ईयरली में आएंगे, 5 फुल मतलब फाइनल आएगा पूरा, फाइनल एग्ज़ाम्स एनुअल एग्जामिनेशन में। तो पहले के 5 चैप्टर तो बहुत बढ़िया आए हमें स्कूल से ही, लेकिन जैसे ही हाफ ईयरली ख़त्म हुआ, वहाँ से फिर सारा प्रैक्टिकल वगैरह का लोड, और अगले जो टाइम कम बचता है हाफ ईयरली के बाद, और फिर कई सारे और रीजंस हो जाते हैं। उधर साइड फेस्टिवल्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं, लैब मैनुअल वगैरह का सब कुछ हो जाता है उधर साइड। तो उधर से जितना मैम ने पढ़ाया था स्कूल में बढ़िया पढ़ाया था, लेकिन जहाँ भी थोड़ी बहुत कमी लग रही थी या फिर मेरी तरफ से जो कमी हो रही थी, जो मैंने पेड सब्सक्रिप्शन लिया था मतलब ऑनलाइन बैच का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, तो उसने वो कमी पूरी करी। और मेरे को जो मतलब ये तो नहीं कह सकता कि एकदम सुपर ऊपर हिट गया मेरा पेपर बोर्ड्स का, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि बहुत बेकार गया, बढ़िया पेपर गया मेरा बोर्ड्स का बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक में मेरा बेसिक्स नहीं होता तो कई सारे तो MCQ आए थे ऑर्गेनिक की बेसिक्स से। अगर मेरे MCQ भी गड़बड़ जाते अगर ऑर्गेनिक का मेरा बेसिक्स नहीं होता, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। बाकी हमने पढ़े 5 चैप्टर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बढ़िया 5 चैप्टर थे। सबसे बढ़िया स्कोरिंग चैप्टर होता है बायोमॉलिक्यूल्स, वो जरूर ऑर्गेनिक की 4 चैप्टर आए ना आए बायोमॉलिक्यूल जरूर कर ले। और हेलो एल्किन हेलो एरीन बहुत ही सिंपल चैप्टर, ये तो हो ही जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ गिनती की रिएक्शन है। चैप्टर्स पढ़ते हार्ड 3
अल्कोहल फिनॉल ये भी थोड़ा सिंपल है। सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो है एल्डिहाइड कीटोन और अमीन्स, ये थोड़े हार्ड पड़ते हैं तो इनको थोड़ा देखने में टाइम लगता है। बाकी ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये, बाकी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर ये बहुत सिंपल है, ये आप एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएंगे। मेरे को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी स्कूल की पढ़ाई से, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में चल रही थी और ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत टाइम दे के पढ़ना है, तो मैंने लास्ट ऑफ द सेशन तक मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी। इतना मैंने अपना फिजिकल नहीं पढ़ा, फिजिकल नहीं पढ़ा, इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी जितना मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक मैं ऑर्गेनिक पढ़ रहा था, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ रहा था, बाकी किसी और सब्जेक्ट को नहीं देख रहा था मैं, ना मैथ और ना फिज़िक्स, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ रहा था एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी ऑर्गेनिक ख़त्म करने के बाद ही। ठीक है, फिर छोड़ते हैं उस बात को। अपना हेलो एल्किन हेलो अरीन का सेम सिलेबस है जो पिछली साल था वो इस साल भी है। और अगला चैप्टर देखते हैं, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स का। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, अल्कोहल्स में है नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, physical and chemical properties of primary and alcohols only, identification of primary, secondary and tertiary alcohols, mechanism of dehydration, uses with special reference to methanol and ethanol. Phenols में nomenclature, methods of preparation, physical and chemical property, acidic nature of phenol, electrophilic substitution reaction, uses of phenols, nomenclature, method of preparation, physical and केमिकल प्रॉपर्टीज़ यूजेस ईथर्स का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सेम है। ये चैप्टर अल्कोहल फिनॉल भी है पिछली साल की तरह सेम कर दिया गया, सेम है, ना कुछ ऐड हुआ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन नोमेनक्लेचर सेम है, नेचर ऑफ कार्बोक्साइल कार्बोनिल ग्रुप भी सेम है, प्रिपरेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी सेम है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स भी सेम है, यूजेस भी सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस सेम है। अमीन्स में जो है नोमेनक्लेचर, अमीन्स में जो है नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड टर्शरी सेकेंडरी अमीन्स। डायजोनियम सॉल्ट, ये डायजोनियम सॉल्ट जो है ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे हेलो एल्किन हेलो अरीन में भी है, डाइऑक्सिडाइजेशन रिएक्शन करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी पेपर में। मेरे बोर्ड्स के पेपर जो अभी हुए थे अभी 2022-23 सेशन के, इनमें आई थी ये डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन। डायजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इम्पॉर्टेंट इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाँ, ये चैप्टर जो है ये एल्डिहाइड कीटोन और अमीन दोनों ही सेम है, ना कुछ ऐड हुआ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ। और कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन, एल्डोसिस एंड कीटोसिस, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, DL कॉन्फ़िगरेशन, ओलिगोसेकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एलिमेंट्री प्रोटीन्स में जो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड वन पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर। ओके, विटामिन्स में है क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। तो ये भी सेम है जो इसमें जो था, ये भी सेम है, पूरा बायोमॉलिक्यूल चैप्टर भी सेम है, जो पिछली साल था वो इस साल भी है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो था सेम था सिलेबस, जो पिछली साल था वो इस साल भी है, सेम है सिलेबस, बस इन्होंने जो है वो थोड़ा पीरियड्स में चेंज कर दिया, मतलब टाइम जो है वो कम दे दिया। यहाँ पे सोल्यूशन पहले था 15 का, अब 10 कर दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले 18 का था, अब 12 कर दिया, केमिकल काइनेटिक्स पहले 15 का था, अब 10 कर दिया, DNF पहले 18 का था, अब 12 कर दिया है। और उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो था पहले 18 का था, ये भी 12 कर दिया है। हेलो एल्किन हेलो अरीन पहले जो था वो 15 का था, ये 10 कर दिया है। और अल्कोहल फिनॉल ईथर जो था पहले 14 का था, ये भी 10 कर दिया है। और एल्डिहाइड कीटोन पहले 15 का था, ये भी 10 कर दिया है। अमीन्स जो था पहले 14 का था, ये भी 10 कर दिया है। और मोस्ट बायोमोलिक्यूल जो था वो भी 18 का था पहले, अब ये 12 कर दिया, तो इन्होंने पीरियड्स थोड़ा कम कर दिया है। और बाकी जो प्रैक्टिकल का है वो शायद सेम है, हाँ बाकी जो प्रैक्टिकल का है वो सेम है एकदम। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस,
इसमें KMnO4 वाला अपना जो होता है वो एक्सपेरिमेंट होता है 8 मार्क्स का है पूरा। सॉल्ट एनालिसिस होते हैं जो अपने को सॉल्ट्स दिए जाते हैं वो एनालिसिस कराने जाते हैं। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट ये भी ठीक है 6 मार्क्स का। प्रोजेक्ट वर्क होता है आपका 4 मार्क्स का। क्लास रिकॉर्ड एंड बायवा जो होता है आपके 4 मार्क्स का। टोटल 30 नंबर का जो आता है आपको। और प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, माइक्रोकेमिकल मेथड्स आर अवेलेबल फॉर सेवरल ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स वेरेवर पॉसिबल सच टेक्निक शुड बी यूज्ड। ये अपने जो दिए गए हैं प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं। सरफेस केमिस्ट्री में है प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड 1 लायोफोबिक सॉल्यूशन, लायोफिलिक सॉल्यूशन, स्टार्च, एग, एल्यूमिनियम एंड गम। Lyophobic solution, aluminum hydroxide, ferric hydroxide, arsenous sulfide. Dialysis of solution prepared. Above study of the role of emulsifying agents in stabilizing the emulsion of different oils. Okay. Chemical kinetics सेम है तो सिलेबस है, मतलब मोस्टली जो है वो CBSE वालों ने इनका थोड़ा जो है सिलेबस की जो PDF है एकदम कॉपी पेस्ट ही मार दी है पूरी। जो पिछली साल थी वही इस साल कर दी है। बस थोड़ा ऐसा था पिछली साल देखने में लग रहा थोड़े फ़ॉन्ट बड़े थे पिछली साल, इस साल थोड़े फ़ॉन्ट कम छोटे कर दिए फ़ॉन्ट। और बाकी ये जो है ये केमिकल काइनेटिक्स में इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मोस्टली जो होते हैं वो केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो टीचर्स अपने मन से ही करवाता है लैब मैनुअल से। जो टीचर्स मतलब बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो बोर्ड में जो होती है जो मतलब मैंडेटरी होते हैं उसी हिसाब से करवाता है। वो देख के चलता है कि बच्चे पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए, ठीक होना चाहिए। बच्चे पे ज़्यादा वैसे भी पढ़ाई का लोड होता है तो टीचर खुद ही समझदार होता है इतना कि वो बच्चे पे ज़्यादा लोड नहीं आने देता है, वो सब अपना खुद देख लेता है मोस्टली। और ये जो एक चीज़ जो होती है हमेशा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में ध्यान रखिए कि हमेशा जब भी एक्सटर्नल आता है उसको आप बहुत अच्छे से फेस करिए। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है और आपको उसका आंसर पता नहीं है तो यू कैन से डायरेक्टली नो आई डोंट नो द आंसर, सॉरी सर। अगर आप उसको उलझाएंगे कुछ घुमा फिरा के बताएं तो वो आप पे गुस्सा भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि एक्सटर्नल के मार्क्स उसके हाथ में होते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल से हमेशा कोई भी एक्सटर्नल हो हमेशा उससे बना के रखनी चाहिए, पोलाइटली बिहेव करना चाहिए उसके साथ। बिहेव करना ही नहीं है भाई, यू हैव टू स्टैंड क्वाइटली इन फ्रंट ऑफ देम। जितना वो पूछे उतना ही करना है। और हाँ, जो हमेशा जो अपना जो लैब में होते हैं जो चीज़ें होती हैं लैब में उन सब से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, कौन सी चीज़ का क्या काम है क्या नाम है सब आपको उससे फैमिलियर होना पड़ेगा। आपको सारे आने चाहिए। और सारे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते, सारे जो इक्विपमेंट वगैरह हैं उन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन सा एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा यूज़ होता है। ये आपको आपकी लैब मैनुअल में लिखा मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब तो जो मतलब जो आपका सब्जेक्ट टीचर है वो आपको खुद असाइन करेगा कि आपको कौन कौन से वो करने हैं एक्सपेरिमेंट। बस एक्सटर्नल आएगा वो एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको देखेगा, आपसे वाइवा लेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, बढ़िया एकदम आपको मार्क्स देके चला जाएगा आराम से। आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो वो आपके साथ भी अच्छे से बिहेव करेगा। हमेशा एक्सटर्नल से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, जो वो कहे उसको सुनो, भले ही वो गलत कह रहा है सही कह रहा है उसको सुनो। और जहाँ तक मतलब आप कह सकते आपको लगे कि मतलब कि हाँ मैं वो जो कह रहा है वो गलत है मैं उसको सही कर सकता हूँ, मतलब आप आपको बहुत ही जेंटल टोन में बोलना है आपको, ये भी नहीं थोड़ा एटीट्यूड वाली टोन। अगर थोड़ा सा भी आपको लगा तो वो उसको अपने ऊपर लगता है एक्सटर्नल को कि हाँ मेरी इंसल्ट उसको फील होता है कि ऐसे बोल रहा बच्चा मेरे से, ही और शी डजंट हैव राइट टू टॉक मी लाइक दिस। तो उस हिसाब से आप प्रॉपरली बिहेव करेंगे तो एक्सटर्नल भी जो है आपको अच्छे से मार्क्स दे के जाएगा। तो ये था अपना केमिस्ट्री सिलेबस का वीडियो। और सिलेबस तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, बाकी जो है आपको हैंड रिटन नोट्स मैं अपने PDF मतलब वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और आपको जो भी चाहिए मतलब किसी भी पब्लिकेशन से किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी स्पेशल टॉपिक पे आप वो चाहते हैं कि ये वीडियो बनाऊं या ये टॉपिक को स्पेशल मैं आपको समझाऊं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या तो आप Instagram ID में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और
आप जो भी पब्लिकेशन से बोलेंगे कि इसके नोट्स चाहिए, ऐसे नोट्स चाहिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको उस पब्लिकेशंस के नोट्स दिलाने के। मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं जो मैंने साल भर लिखे थे, वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स जो मेरे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जो मैंने पूरे मन से पढ़ी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला जो बैच लिया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो बैच था, उससे मैंने सिंगल लेक्चर के भी नोट्स मिस नहीं करे। हर एक लेक्चर्स के नोट मेरे पास हैं। तो धीरे 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 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी नोट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वो थोड़े मतलब लास्ट के टाइम पढ़ी थी ऑर्गेनिक मैंने, तो थोड़े वैसे फॉर्मेट में है, तो उनको थोड़ा देखते हैं। अगर पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप आते हैं वो, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वीडियो बना के डालेंगे, वरना फिर हमें रिटन फॉर्मेट में उसका वीडियो बना के, मतलब टाइपिंग फॉर्मेट में उसका हमें वीडियो बना के डालना पड़ेगा। लेकिन वो सुपर हिट नोट्स हैं केमिस्ट्री के, अगर आपने वो पढ़ लिए तो आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। आपकी केमिस्ट्री मतलब अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे आप। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, और चैनल के और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।